महाराष्ट्र में एक और चिट्ठी ने कोहराम मचा दिया है। अगस्त 2020 में तत्कालीन इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने डीजीपी को यह खत लिखा था और हम आपको इस खत के बारे में पूरी जानकारी भी दिखा रहे हैं इस वक्त। इस खत में पुलिस महकमे के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक दलाली नेटवर्क की बात की गई थी। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कुछ फोन भी सर्विलांस पर लिए थे, जिसके आधार पर ये सुराग मिले थे कि इस दलाली नेटवर्क के नेताओं और बड़े अफसरों के बीच गहरी पैठ है। लेकिन रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर कोई भी एक्शन लेने की बजाय उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया। रश्मि शुक्ला की ये चिट्ठी आज तक के पास है। आपको हम स्क्रीन पर वो हिस्सा भी इस चिट्ठी का दिखा रहे हैं जिसमें गंभीर जानकारी जिसमें सामने आ रही है कि किस तरह से पुलिस महकमे में कुछ इस तरह के काम हो रहे हैं जिन्हें लेकर एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन इस चिट्ठी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा रश्मि शुक्ला को हाशिए पर डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। महाराष्ट्र के सियासी चूल्हे में इन दिनों चिट्ठियों की एक आग दहक रही है। परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद चिट्ठी बीजेपी के तरकश का तीर बन गई। करीब 9 महीने पहले लिखी गई इस चिट्ठी में महाराष्ट्र पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल का कच्चा चिट्ठा है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी से उठा तूफान अभी भी महाराष्ट्र की सियासत पर संकट बनकर मंडरा रहा है। इसी बीच एक और चिट्ठी संकट की इस आग में घी बनकर कूद पड़ी है। ये चिट्ठी है महाराष्ट्र के तत्कालीन इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की, जो उन्होंने पिछले साल 25 अगस्त को डीजीपी के नाम लिखी थी। ऐसी शिकायत मिल रही थी कि दलालों का एक नेटवर्क बन गया है जिसके नेताओं से अच्छे संबंध हैं। ये नेटवर्क पुलिस अफसरों से पैसे लेकर उन्हें मनचाही पोस्टिंग दिलाता है। इन आरोपों की जांच के लिए कुछ संदिग्धों के फोन सर्विलांस पर लिए गए थे। सर्विलांस से जो जानकारी मिली उससे पता चला कि दलाली नेटवर्क वाले आरोपों में दम था। सर्विलांस से ये भी पता चला कि इस दलाली नेटवर्क की कई रसूखदार लोगों से फोन पर बातचीत होती थी और पुलिस महकमे में नीचे से ऊपर तक के कई अफसर इनके संपर्क में थे। इसीलिए सिफारिश की जाती है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और इस नेटवर्क में शामिल सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये भी सिफारिश की जाती है कि मामला महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी में लाया जाए। कुछ ब्रोकर्स, चिट्ठी में जिसका जिक्र किया गया है, कुछ दलाल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो होम डिपार्टमेंट में पोस्टिंग्स होती है, आईपीएस अधिकारियों से लेकर नीचे इंस्पेक्टर लेवल तक, उनकी पोस्टिंग्स में ये ब्रोकर दलाली खा रहे हैं और इनका संपर्क कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नेक्सस से हो सकता है। तो उसकी जांच जो है वो काफी डैमेजिंग है और उस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाए, इस तरीके की चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी रश्मि शुक्ला जो उस वक्त महाराष्ट्र राज्य की इंटेलिजेंस कमिश्नर थी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, उन्होंने 25 अगस्त 2020 को ये चिट्ठी दरअसल यहाँ पर लिखी थी। बीजेपी महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और इसके तहत काम करने वाले पुलिस महकमे पर गंभीर आरोप लगा रही है। वो रश्मि शुक्ला की चिट्ठी को लेके पहले से ही हमलावर है। उनको प्रमोशन देना ही पड़ा तो उनको प्रमोशन ऐसी जगह दिया, डीजी सिविल डिफेंस, जो पोस्ट ही अस्तित्व में नहीं। और सरकार पोस्ट तैयार कर सकती है लेकिन उनको देते समय कैबिनेट का भी अप्रूवल नहीं है पोस्ट तैयार करने के लिए। और 10 बाय 10 का केबिन उनको दिया गया, मतलब उनको बताया गया कि आपने ये जो इंटरसेप्शंस किए नियम के अनुसार और रिपोर्ट जो तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार करना आपकी गलती है, क्योंकि इसमें जो लोग लिप्त हैं वे सारे के सारे वैज्ञानिक आधार पर टास्क फोर्स के सलाह से कि जो वैक्सीन के दरमियान ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है, यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते, उसका लाभ ही है। इसलिए हमारी सबको दरख्वास्त है कि जो भी 45 के ऊपर है सब लोग अपना नाम रजिस्टर करें
और अपॉइंटमेंट लेकर वो टीका लगाए, वैक्सीन करे। और एक और बात कहना चाहता हूं कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था। और इसलिए कोई भी वैक्सीन ले, डॉक्टर के सलाह से दूसरा डोज ले और अपना नाम रजिस्टर करके पहले वैक्सीन ले ले। और 45 से ऊपर कोई भी हो उसको अब ये वैक्सीन मिलेगा। सो टुडे कैबिनेट डिस्कस्ड one important issue of more vaccinations, as we have already achieved speedy and good vaccination campaign. Till today we have provided vaccinations to the tune of 4 crore 85 lakh. Vaccines have been administered. In last 24 hours, more than 32 lakh vaccines were administered. As you know, all the health and frontline workers and people above 60 were allowed to, in batches, in phases, to take vaccines. And even it was allowed that anybody above 45 age with comorbidities will also get vaccine. But now today, after discussion and the advice from the task force and scientists, this is decided that from 1st April, the vaccine will open for everybody above 45 years of age. So we request that all eligible people should immediately register from 1st April and get vaccinated, because that is basically the shield against the disease. In a second decision also, the advice given by the scientists and world scientist bodies also, that the second dose can be administered between 4th and 8th week, particularly for Covishield. And let me tell you, so our appeal is that all above 45 should take vaccine as early as possible. That will provide them the shield against the corona disease, and they should register for getting it vaccinated. And also let me clarify that vaccines are available in enough number. There is no scarcity, and supply chains and supply line is intact. And so all should, and I am very sure कि इस निर्णय का सभी लोग स्वागत करेंगे और उत्साह से वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे। मुझे इतना ही कहना है। नंबर 29। सर, मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज से। मेरा सवाल यह है कि कई जगह से ये मांग आ रही कि सरकार निजी कंपनियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की छूट दे दे, वो लोग अपने कर्मचारियों को मुफ्त में लगवाने के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ निजी हॉस्पिटल को भी छूट दे कि वो लोग लगाएं बगैर किसी पाबंदी के। क्या इस पर कोई विचार या चर्चा कैबिनेट की बैठक में हुआ? इसमें तो ऐसा हुआ है, अब 45 के ऊपर के सभी कर्मचारी हो, कोई भी नागरिक हो, वो वैक्सीन ले ही सकता है। और वैक्सीन में सरकार ने ही एक व्यवस्था की है कि जो सरकारी व्यवस्था में वैक्सीन लेगा उसे मुफ्त मिलती है, जो प्राइवेट में लेगा उसको 250 रुपए में एक डोज मिलता है। और कंपनियों ने, अनेक कंपनियों ने ये भी किया कि कर्मचारी
वहां जाके अगर प्राइवेट में लेकर आते हैं तो उनको रिइंबर्स भी किया। तो आज निर्णय ये हुआ है, आपका सुझाव हमने सुना है। यस, आपने जो 4 से 8 हफ्ते में जो दूसरी डोज की बात की, वो केवल कोविशील्ड के लिए है या कोवैक्स? हाँ, यानी ये अपने डॉक्टर बताएंगे किसको कब लेना है, 4 सप्ताह या 5 सप्ताह या 6 सप्ताह या 7 सप्ताह, ये अपने अपने डॉक्टर बताएंगे। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि सर पंजाब में कई केसेस आ रहे हैं और उसमें एक खबर आई है कि 80% के आसपास केसेस वो यूके वेरिएंट है सर, तो ये क्या चिंता? यूके वेरिएंट है, मतलब वहां का वो जो वायरस होता है। ऐसा है, ये वायरस, मैं तो कोई इस विषय का हेल्थ का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये अनेक वेरिएंट में नए नए रूप से उभर के आता है और इसी के लिए वैक्सीन कैंपेन बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग जो एलिजिबल है वो सब वैक्सीन कर ले, क्योंकि यही एकमात्र कवच है अपना, सुरक्षा कवच। मास्क तो और भी 1.5 साल लगाना ही पड़ेगा, दूरी बनाए रखनी ही पड़ेगी, लेकिन और हाथ धोने ही पड़ेंगे बार बार। लेकिन एक करने की जरूरत है कि वैक्सीन लेने से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा कवच मिलता है और यही उसका अर्थ है। 31 मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से। सर, कोरोना फिर से वापसी कर रहा है एक तरह से, आपने देखा महाराष्ट्र, पंजाब और तमाम जगह पे मामले बढ़ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि वैक्सीन आपने कहा पर्याप्त मात्रा में है, क्या दूसरी और वैक्सीन्स को जगह मिलने वाली है भारत में? पहली चीज ये। और दूसरा ये कि सरकार आने वाले समय में क्या सख्ती करने वाली है, क्योंकि बाजार खुले हुए हैं, मार्केट पूरी खुली हुई है, वहां पे आप भीड़ देख रहे हैं, वहां पे लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, बिल्कुल भी डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि कंपल्सन होती है किसी चीज की, लोग स्वयं भाग ले रहे हैं। आपने देखा 4,85,00,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गए, सो इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर। तो ये बहुत तेजी से और बढ़ेगा, और कल 32 लाख हुए हैं, तो अब तो और भी तेजी से बढ़ेगा। तो ये मुझे विश्वास है। और जहां तक दूसरे वैक्सीन का मुद्दा है, स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही बताया है, हर्षवर्धन जी ने, कि और भी विभिन्न ट्रायल स्टेज में वैक्सीन्स तैयार हो रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि जल्दी ऐसे नए वैक्सीन्स भी मिलेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, बताओ ना, फिर से दूसरा सवाल मैं ले लेता हूँ सर। लॉकडाउन किया जा रहा है, क्या केंद्र सरकार के स्तर से किसी भी तरह के कोई इंस्ट्रक्शन लॉकडाउन की तरफ, पूरे लॉकडाउन नहीं, पार्शियल लॉकडाउन की तरफ कोई इंस्ट्रक्शन? केंद्र सरकार जिन राज्यों में विशेष ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है, और उपाय पिछले साल सबने देखा है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा और ये नहीं बढ़ेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन देने पर कोई विचार कर रहे हैं? अरे अभी तो पहले एक देखो, वहां एक सुचारू रूप से सब लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए, इसलिए 45 का अभी किया है। वक्त तो बाद में भी आता ही है। सर, प्रकाश सर, आप महाराष्ट्र से ही आते हैं, अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करें, वहां पे नहीं कर रहा हूं महाराष्ट्र की राजनीति की बात मैं यहां इस पत्रकार वार्ता में नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई। महाराष्ट्र की सियासी हांडी के नीचे वसूली कांड का चूल्हा धधक रहा है, तो दूसरी तरफ परमबीर सिंह ने कानूनी मोर्चा खोल दिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें वसूली कांड की सीबीआई जांच की मांग के अलावा अपने तबादले को चुनौती दी। उद्धव सरकार के खासम खास अफसर परमबीर सिंह अचानक से बागी कैसे हो गए, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। सुशांत सिंह मौत और टीआरपी केस जैसे संवेदनशील मामलों में परमबीर सिंह विरोधियों के सामने ताल ठोक रहे थे।
लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। परमबीर सिंह ने वसूली कांड और गृह मंत्री अनिल देशमुख की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने केस के सबूत नष्ट किए जाने का अंदेशा जताया है। साथ ही मुंबई पुलिस कमिश्नर से अपने ट्रांसफर के आदेश को भी चुनौती दी है। परमबीर की याचिका पर 26 मार्च को सुनवाई हो सकती है, लेकिन माना ये जा रहा है कि आज वो कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी तरह की जो मांग परमबीर सिंह ने की है उसके मुताबिक हमें भी लगता है कि भाई इसकी पूरी सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए और अनिल देशमुख ने फौरन अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ सिर्फ परमबीर आवाज नहीं उठा रहे हैं। बीजेपी ने उद्धव सरकार के इस आदेश को महाराष्ट्र के ट्रांसफर और पोस्टिंग के पुराने सिलसिलों से जोड़ दिया है। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस महकमे में चहेतों को आगे रखने का खेल चल रहा है और परमबीर सिंह से पहले भी कई लोग इसके शिकार हो चुके हैं। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि तत्कालीन डीजीपी सुबोध जायसवाल ने ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन की रिपोर्ट राज्य सरकार को दी थी, लेकिन इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आखिरकार डीजीपी सुबोध जायसवाल डेपुटेशन पर दिल्ली चले गए। फडणवीस ने एक और अफसर रश्मि शुक्ला का हवाला दिया है। उनके मुताबिक इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने कुछ फोन कॉल पकड़ी थी जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पैसों के लेन देन की बात चल रही थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे उन्हें ही हाशिए पर डाल दिया गया। रिश्वतखोरी, पैसे की हेराफेरी, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बड़ी दलाली, इसके सारे एविडेंस, सबूत ये सामने आए। उन सबूतों के आधार पर सीओआई ने रिपोर्ट तैयार की। डीजी साहब ने उस रिपोर्ट को थ्रू एसीएस ये माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का ये खेल गृह मंत्री अनिल देशमुख के इशारों पर चलता है। इसीलिए सचिन वाजे और उसके जैसे जूनियर अधिकारी देशमुख की मीटिंग का हिस्सा होते हैं, जबकि बड़े अफसरों को दरकिनार किया जाता है और वाजे जैसे अधिकारियों के दम पर ही महाराष्ट्र में वसूली रैकेट चलाया जा रहा है। रही बात परमबीर सिंह की, तो वो जिस तरह से गृह मंत्री देशमुख को एक तरफा निशाना बना रहे हैं, उससे ये शक भी पुख्ता हो रहा है कि सीएम उद्धव का आशीर्वाद भी उन पर बना हुआ है और उनकी ललकार का मुख्य मकसद उद्धव को पाक साफ बताना ही है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। नवनीत राणा वाला लेटर बम हो या परमबीर सिंह वाला लेटर बम, आरोप गंभीर है। परमबीर सिंह की चिट्ठी और 100 करोड़ के वसूली फॉर्मूले वाले इस केस की पूरी क्रोनोलॉजी देखिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, एसीपी संजय पाटिल, एपीआई सचिन वाजे और 100 करोड़ की उगाही का खेल। लेकिन भांडा फूटा और महाराष्ट्र की सियासत में अब भूचाल आ गया है। कहते हैं एक कड़ी भी टूट जाए तो राज राज नहीं रहता। एनआईए ने जैसे ही सचिन वाजे को एंटेलिया केस में दबोचा, वैसे ही पूरा खेल सामने आ गया। 16 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में बड़ी बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख, डीजीपी और मुंबई पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर परमबीर सिंह मौजूद थे। 24 घंटे के बाद 17 मार्च को परमबीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिए गए। 3 दिन तक अपमान की आग में जलते परमबीर सिंह ने 20 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम एक चिट्ठी लिख डाली और यही चिट्ठी महाराष्ट्र की सियासत में लेटर बम के रूप में फटी है। इस चिट्ठी बम में परमबीर सिंह ने अपने बॉस गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप, एंटेलिया केस में गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया। दूसरा आरोप, गृह मंत्री ने मध्य फरवरी में कई बार अपने आधिकारिक आवास पर सचिन वाजे को बुलाया था। तीसरा आरोप, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को उगाही करने का तरीका भी समझाया। मुंबई में करीब 1750 बार और रेस्टोरेंट से 40 से 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करने को कहा। पिछले कुछ दिनों से 3 किरदारों की लगातार चर्चा रही है, सचिन वाजे, परमबीर सिंह और अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। शुरुआत हुई सचिन वाजे से, मामला जा पहुंचा परमबीर सिंह तक और अब विवादों के घेरे में न सिर्फ महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, बल्कि विवादों में फंसी है पूरी महाराष्ट्र की सरकार।
मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में परमबीर सिंह ने अपने और एसीपी संजय पाटिल के बीच 16 से 19 मार्च को ही बातचीत का जिक्र भी किया है। 16 मार्च को परमबीर सिंह ने लिखा, पाटिल, होम मिनिस्टर और पलांडे ने तुम्हें कितने बार और रेस्टोरेंट जैसे दूसरे एस्टेब्लिशमेंट बताए थे। तुम उनसे फरवरी में कब मिले थे और कितना एक्सपेक्टेड कलेक्शंस तुम्हें बताया गया था। एसीपी पाटिल ने जवाब दिया, 1750 बार और एस्टेब्लिशमेंट, हर एस्टेब्लिशमेंट से 3 लाख रुपए। इसके हिसाब से हर महीने में 50 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन। पलांडे ने डीसीपी एनफोर्समेंट के सामने 4 मार्च को ये बताया था। इसके बाद परमबीर सिंह पद से हटा दिए गए। 19 मार्च को परमबीर ने फिर एसीपी पाटिल से पूछा, पाटिल, मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या वाजे एचएम से मिलने के बाद तुमसे मिला था? एसीपी पाटिल का जवाब, यस सर, वाजे एचएम से मीटिंग के बाद मुझसे मिला था। परमबीर सिंह ने लिखा, क्या वाजे ने तुम्हें कुछ बताया था कि वो एचएम से क्यों मिला था? एसीपी पाटिल का जवाब, सर, वाजे ने मुझे मीटिंग की वजह बताई थी कि 1750 एस्टेब्लिशमेंट हैं जिनसे उसे हर महीने 3 लाख रुपए कलेक्शन करने थे, जो करीब 40 करोड़ से 50 करोड़ होता है। यानी मुंबई पुलिस के तत्कालीन सीपी के मुताबिक एपीआई सचिन वाजे गृह मंत्री के कहने पर वसूली में जुटा था। लेकिन सिर्फ आरोप लगाना और 2 लोगों के चेक ही काफी नहीं है। वसूली के सबूत चाहिए, पैसे का लेन देन कब और कैसे हुआ, किसने पैसे दिए, किसने लिए, यानी इन आरोपों की जांच जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार इस जांच तक देशमुख को पद से हटाने के मूड में नहीं है। देशमुख की रेजिग्नेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें से हम कल्प्रिट कौन है वो जल्द से जल्द ढूंढ के निकालें। सरकार अनिल देशमुख का कवच बन गई है, तो देशमुख अपने अफसर परमबीर पर पलटवार करके सवाल उठा रहे हैं। देशमुख ने कहा, परमबीर सिंह को पद से हटाया तो बौखला गए। 16 साल से सस्पेंड सचिन वाजे को परमबीर सिंह ने ही बहाल किया। सीपी के रूप में परमबीर की उपस्थिति से एंटेलिया मामले की जांच प्रभावित होती। अगर उन्हें उगाही की जानकारी थी तो मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बताया? एटीएस जांच कर रही है, होने दीजिए। अब इन सारी चीजों को लेके अगर कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस कुछ गलतियां करती है और उसको लेके तबादले होते हैं तो प्रशासनिक अधिकार मुख्यमंत्री के हैं, उस अधिकार के तहत ट्रांसफर किया गया है। अब एनआईए एटीएस की जांच जो मूल जांच है उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप और सफाई के बीच कानूनी पहलू ये है कि महाराष्ट्र एटीएस और केंद्रीय एजेंसी एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है। वहीं देशमुख परमबीर सिंह पर मानहानि का दावा कर रहे हैं। राजनीति की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार जांच रिपोर्ट आने तक देशमुख का इस्तीफा लेना नहीं चाहती और विपक्ष इस मामले को गंवाना नहीं चाहता। साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। साल तक जोरदार प्रचार कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि नागरिकता कानून को लेकर उनकी सरकार पर कोई शंका नहीं है। ममता पर राजनाथ ने चोट का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। बंगाल से लेकर चीन और पाकिस्तान पर राजनाथ सिंह ने आज तक से ये खास बात की। राजनाथ जी, स्वागत है आपका आज तक पर। असम के चुनाव के लिए आप प्रचार करने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी तो सीएए लागू करने का फैसला लेंगे। ये बंगाल के लिए आया, क्या असम के लिए भी संकल्प पत्र में सीएए लागू करने की टाइमलाइन आएगी? मैं समझता हूं कि हम पूरी सावधानी बरतेंगे कि किसी भी सूरत में जो असम की एक पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो किसी भी सूरत में प्रभावित न होने पाए। यह हमारा प्रयास होगा और वहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है वह और अधिक मजबूत हो, असम की पहचान मजबूत हो, यह हम लोगों की तरफ से भरपूर कोशिश होगी। जो भी करना होगा हम लोगों को विश्वास में लेकर ही करेंगे। असम के लोगों अभी तय नहीं किया कि वहाँ सीएए को लेकर बातें उस तरीके से जोरदार ढंग से कहनी है। कुछ लोगों के द्वारा इस सीएए को लेकर जो है एक गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा की जा रही है, तो लोगों को एक विश्वास में लेकर ही कदम उठाना मैं समझता हूं कि यह उचित होगा। इसी चीज को लेकर विपक्ष आपको घेर रहा है कि आपको बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा है बंगाल असम के बीच में, क्या वाकई ऐसा है? बैलेंसिंग एक्ट नहीं, कभी भी हमारी सरकार का यह उद्देश्य नहीं हो सकता है कि किसी भी राज्य की आइडेंटिटी प्रभावित हो, हम कभी नहीं चाहेंगे।
और लेकिन कुछ लोगों ने आशंका पैदा कर रखी है कि इसके कारण जो है वहाँ की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वहाँ की सभ्यता संस्कृति है, वो प्रभावित होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस गलतफहमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 1-1.5 साल में सीएए एनआरसी को लेके असम से ही जो चीजें खड़ी हुई थी, अब उसी असम में उन बातों को कहने में या उन पर चर्चा करने में पार्टी को हिचक हो रही है? नहीं, कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। मैंने तो मात्र इतना ही कहा है कि जो भी हमको करना होगा वहां के लोगों को विश्वास में लेकर ही हम करेंगे। जो लोगों की गलतफहमी है उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान है, उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी और सीएए डिस्कोर्स में नहीं है। असम में एनआरसी और सीएए डिस्कोर्स में नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो हमारी अपनी बात है। क्या आप जब असम में बातें करेंगे, प्रचार के लिए जाएंगे, उसमें सीएए का जिक्र होगा या फिर अब सीएए बैक सीट पर है? असम अब देख लेंगे, वहां पर जैसी स्थिति बनेगी, जहां आवश्यक होगा वहां इसके संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय जो मैं बात कह रहा हूं, यही बात बोलना होगा यदि मुझे, तो मैं जनता के बीच बोलूंगा। कांग्रेस ने कहा कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं असम के लिए, उसमें से एक है सीएए को खत्म करेंगे। केंद्रीय कानून को असम से खत्म करने की बात, क्या ये? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के द्वारा जितने भी आश्वासन, चाहे बंगाल हो अथवा असम हो अथवा देश का कोई राज्य हो, उसमें जो आश्वासन दिए जा रहे हैं वो बेमानी है। क्योंकि कांग्रेस भी हकीकत को जानती है कि किसी भी सूरत में केंद्र में आगामी कई वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है। यह तो आम जनता को गुमराह करने की एक कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। और मेरा यह मानना है कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी को अथवा राजनेता को नहीं करनी चाहिए। राजनीति यदि करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। विश्वास का संकट किसी भी सूरत में किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूं कि इसके पहले जिस प्रकार की राजनीति कुछ समय के लिए हुई है, उसमें राजनीतिक पार्टियों की कथनी और करनी में, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति अप टू सम एक्सटेंट किसी हद तक एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को, इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हम जो कहेंगे वो हम करेंगे। ये चुनाव क्रेडिबिलिटी का चुनाव है, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, या पिछला 1 साल जो पूरे देश ने देखा है, महसूस किया है, उससे बाहर निकलने का और उससे आगे बढ़ने की दिशा में एक सपना बेचने का चुनाव? सपना बेचा नहीं जाता। जो बातें रखी जाती हैं, जो स्वप्न दिखाए जाते हैं, उस स्वप्न को पूरा करना यह राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी होती है। और आपने देखा होगा केंद्र में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो जब तैयार हो रहा था, हम लोगों ने पूरी सावधानी बरती। वे ही सब सारे मुद्दे इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाले जाने चाहिए जिन पर हम अमल कर सकें, जिसे हम पूरा कर सकें। ये हम लोगों ने सावधानी बरती। इतना ही नहीं, बल्कि 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में हमारी स्थापना हुई थी, उस समय जो हमारे मुद्दे थे, उन मुद्दों को भी हमने सरकार बनने के बाद, यानी संसद में क्लियर मेजॉरिटी पूरी पाने के बाद हम लोगों ने उसे पूरा किया। असम में जो बीजेपी की तरफ से बड़ी बात की जा रही है, जो स्थानीय नेता भाषण दे रहे हैं जाके, वो कह रहे हैं असमिया संस्कृति बनाम मियां कल्चर। क्या कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के एक साथ आने के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा? देखिए, एयूडीएफ का जहां तक सवाल है, एयूडीएफ ने समाज को बांटकर बराबर जो है राजनीति की है। हमारा यह मानना है किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को ऐसी राजनीतिक पार्टियों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए जो कि जाति, पंथ, मजहब के आधार पर राजनीति करती है। जो राजनीतिक पार्टियां इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करती हैं, उनके साथ गठबंधन करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये कहना असमिया संस्कृति वर्सेस मियां संस्कृति, क्या ये आपको अल्पसंख्यक वोट से पूरी तरह काट नहीं देगा? नहीं, मैं देखिए, समाज का कोई भी वर्ग हो, हम किसी भी वर्ग से कोई नफरत नहीं करते हैं। मैं 2 टूक शब्दों में कह देना चाहता हूं,
जो भी भारत का नागरिक है वह चाहे किसी भी जाति, पंथ और मजहब का क्यों न हो, हम सभी को समान नजरिए से देखते हैं। हम कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं करते। असम में आपकी 2 रैलियां, बंगाल में भी आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, आपने सौरभ का सिक्सर भी याद दिलाया। अब सवाल यह है कि बंगाल में खेला हो बे या फिर जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जोर से छाप और अब की बार टीएमसी साफ। देखिए, खेला हो बे, खेला हो बे तो तोलाबाजी का खेला ना हो बे, कटमनी का खेला ना हो बे, भ्रष्टाचार का खेला ना हो बे, खेला हो बे तो विकास का खेला हो बे, अशांति का खेला हो बे पश्चिम बंगाल। बीजेपी ने इस बार नाक का सवाल बना लिया क्या बंगाल को? नाक का सवाल बना लिया? मैंने नाक का सवाल बनाने का कोई प्रश्न नहीं। चुनाव जैसे सभी चुनाव लड़ते हैं वैसे हम बंगाल का भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार इतना कॉन्फिडेंस क्यों है बंगाल को लेकर बीजेपी को? नहीं, जन सामान्य में जैसा माहौल बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन सामान्य में जो एक विश्वास और भरोसा निरंतर बढ़ता जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी इस प्रकार का विश्वास और भरोसा लोगों के अंदर पैदा हुआ है और जो हम लोगों की सार्वजनिक सभाओं में जन सामान्य के रुझान देखने को मिल रहे हैं, उससे हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बंगाल के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं 200 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर सकती है। तो बंगाल में जहां बीजेपी अपनी सरकार बनाने का सपना देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश जहां कमलनाथ सरकार गिरी तो शिवराज सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। उनकी सरकार को अब 1 साल पूरा हो गया है। बतौर सीएम शिवराज सिंह का ये 4था कार्यकाल है। इस बार भी कोरोना की चुनौती से निपटने के साथ उन्होंने किसानों से लेकर युवा और आदिवासी समुदाय को पूरी तरह साधने की कोशिश की। इरादों से लेकर चुनौतियों तक पर आज तक ने शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की। आज 23 मार्च है और आज से ठीक 1 साल पहले 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी 4थी बार शिवराज सिंह चौहान ने। आज पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन अगर पूरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल के तौर पर देखें तो 14 साल पूरे कर लिए हैं शिवराज जी आपने। लेकिन ये 14 सालों में से ये जो बीता 1 साल है, ये सबसे कठिन साल रहा आपके मुख्यमंत्री के तौर पर, आपको ऐसा लगता है? निश्चित तौर पर ये कठिन, चुनौतियों से भरा साल रहा है। जब मैं आया तो कोरोना कहर ढा रहा था, व्यवस्थाएं थी नहीं, सिस्टम कोई था नहीं कोरोना के इलाज का, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। लेकिन जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। अभी मैं देख रहा था कि हमने 1 साल में 89,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत डाला इस विपरीत परिस्थितियों में। बहुत तेजी से काम हो रहा है। 9,800 करोड़ से ज्यादा की शासकीय संपत्ति को भूमाफियाओं के कब्जे से खाली करवा लिया गया है। ये तो खाली हो गई है, लेकिन जो खाली होने वाली है, मेरा अंदाज है कि अकेले इंदौर में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की जमीन ऐसी थी जो माफियाओं ने दबा ली थी। अब उसको हम मुक्त करा रहे हैं, गरीबों को, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों को प्लाट दिलवा रहे हैं। तो ये एक ऐसा नेक्सस था, एक ऐसा जाल था जिसमें फंस के आम आदमी अपनी जिंदगी भर की न केवल कमाई खो देता था बल्कि सब कुछ उसका लुट जाता था। और ये इतने प्रभावी थे कि हर सरकार से चिपक जाएं सत्ता के दलाल। लेकिन जैसी मेरी नजर गई, लोगों ने मुझे शिकायत की, तो मैंने तय किया कि इनका सफाया करना अत्यंत आवश्यक है। अब उनका सफाया हो रहा है। अब आप 1 साल जब ये पूरा हुआ है आपके कार्यकाल का मुख्यमंत्री के बतौर 4थे बार, तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कोरोना पैर पसार रहा है। आप लेकिन खुद जनता के बीच इस बार जा रहे हैं, उन्हें मास्क भी पहना रहे हैं। हमने तय किया कि संक्रमण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय अगर कोई है तो वो है मास्क। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, ये अभियान हमने चलाया है, क्योंकि 90% संक्रमण इससे, अगर मास्क लगाएं तो इससे बच सकते हैं। इस 1 साल में हजारों करोड़ रुपए किसानों में वितरित किए गए, हजारों करोड़ रुपए की शासकीय संपत्ति खाली करवाई गई, कोरोना की रोकथाम को लेकर कदम उठाए गए। विपक्षी दलों के लिए क्या कोई मुद्दा बचेगा कि या नहीं सरकार को घेरने का? लगता है ऐसा कुछ कि अब वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं हो, आपको लगता है? हम सरकार भी हैं
और जनता के सेवक के नाते अगर गड़बड़ होती है तो विपक्ष की भूमिका भी अदा कर देते हैं, मतलब गड़बड़ करने वालों को ठीक करने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि विपक्ष रहे, तगड़ा विपक्ष रहे, वो लोकतंत्र के लिए ठीक होता है। मेरी उनको शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात करने के लिए ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बतौर चौथा कार्यकाल जो मुख्यमंत्री का है उसमें 1 साल और जुड़ गए हैं। कुल 14 साल का रिकॉर्ड कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का हो चुका है। आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी उस पर इन्होंने बातचीत की और 1 साल पूरे होने पर जो काम किए हैं उसकी जानकारी दी। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।